कर ब्लॉग एंड के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो केशवानंद भारती जिन्होंने हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया था उनके बारे में है और उनके केस को बड़े विस्तार से पढ़ते हुए जानेंगे उनके बारे में कि कौन कौन से केस और क्या क्या परिवर्तन हुए थे हमारे संविधान में उस टाइम पे, जिस टाइम पे केशवानंद भारती जी मठाधीश थे। देखिए, हुआ क्या था कि सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको और बता दूं कि हर एग्जाम में एग्जामिनेशन की सीरीज हमारी लगी हुई है। जो आने वाले एग्जाम कंटिन्यूअस हैं, यूपीएससी, आरओ, यूपीपीसीएस, रेलवे, ये सब एग्जामिनेशन लगे हुए हैं। सितंबर में एग्जाम है, अक्टूबर में एग्जाम है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। ये सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं कंटिन्यूअस। तो हर एग्जाम में ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। तो आज इसके बारे में फुल स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप होगा, एक टाइप का क्विज कह लीजिए। जितने भी क्विज इससे रिलेटेड होंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम बिल्कुल बीट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। तो केशवानंद भारती जी का हाल फिलहाल में ही 6 सितंबर 2020 को इनका स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। केरल के कासरगोड जिले में, केरल के कासरगोड जिले में ये केशवानंद भारती जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे संविधान में। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानना, अभी इनका देहांत हुआ है तो ये क्वेश्चन बन सकता है केशवानंद भारती से रिलेटेड, क्योंकि अभी ये हाल फिलहाल का केस है। 79 की उम्र में इनका देहांत हुआ है। एडनीर मठ के मठाधीश थे। एडनीर केरल का एक जिला है, वहां पे एक मठ है और उस मठ के अंदर लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा भूमि एक्वायर्ड है। देखिए, संविधान का प्रसिद्ध केस है केशवानंद भारती का केस 1973 का, केशवानंद भारती जी का केस है। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूं। हुआ क्या था कि संविधान लागू होने के एक वर्ष के भीतर ही 1951 में पहला संविधान संशोधन कर दिया गया था, कर दिया गया। अब उसमें संविधान संशोधन में हुआ क्या था, एक नया एक्ट, एक नया अधिनियम पारित कर दिया गया था। वो अधिनियम क्या था कि आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 क्या है? आर्टिकल 31 हम सब जानते हैं, संपत्ति का अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या संपत्ति का अधिकार है, तो इसके अंतर्गत हमारा जो अधिकार होता है उसे बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया था, बहुत सीमित कर दिया गया। गवर्नमेंट क्या कर रही थी उस समय, जमीन को एक्वायर्ड करने की बड़ी जोरों शोरों से प्रथा चल रही थी। उस समय क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट को होल्ड लगी हुई थी कि वो डेवलप करे, डेवलप करे। अंग्रेज छोड़ के गए हुए थे, कुछ कुछ साल ही हुए थे अंग्रेजों को देश छोड़ के जाते हुए। तो संविधान हमने अपना तो लिया था संविधान को, लेकिन जो एक्वायर्ड हो रही थी जमीनें, उनके विरोध में आए दिन लोग खड़े हो जा रहे थे। भाई, जमीन किसी की भी अगर गवर्नमेंट कवर करती है तो उसके लिए आए दिन लोग खड़े हो जा रहे थे। हाई कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। पहला केस इसी चीज से रिलेटेड आया था। पहला क्या कहें, केस तो बहुत आए थे। कुछ प्रसिद्ध केस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट को या संसद को, पार्लियामेंट को कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़े थे। तो उनके बारे में जानते हैं। शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत सरकार। शंकरी प्रसाद का भारत सरकार के अगेंस्ट में केस हुआ था एक, शंकरी प्रसाद और भारत सरकार का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि संसद अन्य उपबंधों की तरह, जो पार्लियामेंट है, इसने पार्लियामेंट को इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ऊपर रखा था और बोला था कि अन्य उपबंधों की तरह, अन्य जो भी मामले आते हैं उनकी तरह मूल अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है संसद। फिर दूसरा केस अगर जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य का। राजस्थान के रहने वाले थे सज्जन सिंह जी, इनकी भी जमीन ऑक्युपाइड हो रही थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन्होंने जो राजस्थान राज्य के अगेंस्ट में इनका केस चला था, सज्जन सिंह और राजस्थान राज्य स्टेट का, तो उच्चतम न्यायालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यही जो शंकरी प्रसाद वाला केस था उसी के निर्णय पर दृढ़ रहा। क्या निर्णय था? वही कि संसद अन्य उपबंधों की तरह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। बट गोलकनाथ का केस जो आया था 1967 में, ये सब केसेस तो चलते रहे, संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना अपना डिसीजन सुनाता रहा। सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का जब केस आया 1967 में, तब सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ी। ये केस काफी स्ट्रांग बना, ये केस जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग बना। अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को पावर नहीं दी, संसद को पावर इसमें नहीं दी थी।
इसने कहा, संसद में ये कह दिया था उच्चतम न्यायालय ने कि आर्टिकल 368 क्या है? संविधान संशोधन से रिलेटेड है। संविधान संशोधन इसी के तहत किया जाता है। जितने भी संविधान संशोधन किए जाते हैं आर्टिकल 368 के तहत ही किए जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने पार्लियामेंट को पावर नहीं दी थी और कहा क्या था कि आर्टिकल 368 के तहत वो मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। मतलब पार्लियामेंट को ऐसा कोई राइट नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो आर्टिकल 368 का हवाला देके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सके। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें 11 जजों की, बड़ा केस था भाई, तो 11 जजों की, 11 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी और 6 और 5 के डिसीजन से यह निर्णय दिया गया था और 6 की बहुमतता से, मतलब 1 के बहुमत से यह डिसीजन पारित हो गया था कि मौलिक अधिकारों में पार्लियामेंट बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो भाई अब इससे गवर्नमेंट बौखला गई थी। जब गवर्नमेंट इससे बौखला गई तो उसने लगे हाथ कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में 1971 में 24वां संविधान संशोधन लागू कर दिया। 24वां संविधान संशोधन, ये जितने भी संविधान संशोधन थे बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट अपने डिसीजन को परिवर्तित कर रही थी, बार बार संविधान में कुछ न कुछ परिवर्तन लाना चाहती थी। तो समय की डिमांड को देखते हुए कुछ न कुछ बदलाव होते रहे। तो संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971 में आ गया। इसमें क्या है, इसमें संसद को सर्वोपरि रखते हुए आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकारों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा कहा गया। भाई संसद ने यह डिसाइड किया कि सर्वोपरि है, आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है। फिर क्या हुआ कि 25वां संविधान संशोधन भी लगे हाथ ला दिया गया। उसमें क्या था कि उसमें हमारे संपत्ति का जो अधिकार था उसको सीमित करने की बात कही, और उसको सीमित करते हुए क्या कहा कि जो 39 ख और 39 ग के तहत नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्य से अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसे इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि इसमें अनुच्छेद 14 और 19 और 31, 14, 19 और 31 है ना, 14, 19 और 31 में वर्णित अधिकारों का हनन होता है। अब 14, 19, 31 तो हम जान गए, 31 क्या है? 31 भाई हमारा ये हो गया अपना संपत्ति का अधिकार। तो 14 क्या है? 14 और 19 कैसे कहा गया कि 14 और 19 के अधिकारों का भी हनन हो रहा है? ऐसा नहीं कहा जाएगा, है ना, ये नहीं, अवैध, इसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता, है ना। तो 14 में क्या था? 14 में हमारा यही था, समता का अधिकार, मतलब विधि के समक्ष, राइट टू इक्वलिटी, विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सारे लोग समान हैं। राइट टू इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, इसी के अंदर आते थे 14 के अंदर। आर्टिकल 19 क्या कह रहा था? आर्टिकल 19 हमारा ये कह रहा था कि वाक स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता दी गई, प्रदर्शन करना मतलब धरना कर सकते हैं और बट शांतिपूर्ण ढंग से। आरटीआई भी इसी के अंदर डाला गया था, है ना। ये सब चीजें इसी के अंदर आई। तो हमें यह कहा गया कि इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता, इस आधार पर अवैध बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता है कि इससे अनुच्छेद 14, 19 और 31 में वर्णित अधिकारों का हनन होता है। फिर क्या हुआ कि हमारे महान जो अभी केशवानंद भारती ने एक बहुत तगड़ा रिवॉल्यूशन लेके आए। ये क्या लाए कि ये केस इन्होंने हाईकोर्ट में केस कर दिया 1971 के आसपास, इनका केस पेंडिंग चला, 1972 के आसपास इनका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। भाई सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो इसके लिए सुनवाई हुई बहुत तगड़े तरीके से, और बहुत जबरदस्त तरीके से सुनवाई हुई। और इसमें क्या हुआ कि 13 जजों को, भाई ये केस बहुत बड़ा हुआ, इसमें बहुत अच्छे अच्छे तथ्य रखे गए। तो 13 न्यायाधीश, 13 जज बैठे, तो जिसमें 7:6 में एक के बहुमत से, मतलब 7 जजों ने पक्ष में डिसीजन दिया जो इनका केस चल रहा था। देखिए पढ़ लेते हैं। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये केरल राज्य के एडनीर जिले में एक एडनीर मठ था, वहां के ये मठाधीश थे केशवानंद भारती जी। तो जो इनके अंदर काफी ज्यादा जमीन थी, लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, तो उसको जब गवर्नमेंट ने एक्वायर करना शुरू किया उसमें से कुछ भाग, तब इन्होंने केस कर दिया था गवर्नमेंट के ऊपर। तो हुआ क्या था कि 13 न्यायाधीश थे इस मतलब 13 न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने इसके अंतर्गत सुनवाई करी थी। क्या था कि इसमें जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था, 24वें संविधान संशोधन को विधिमान्य ठहराते हुए गोलकनाथ मामले में दिए गए फैसले को उलट दिया। मतलब यहां सुप्रीम कोर्ट ने फिर से परिवर्तन लिया। जो गोलकनाथ केस में फैसला दिया गया था कि क्या दिया गया था,
भाई गोलकनाथ फैसले के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया कि मूल अधिकारों में चेंज कर सकते हैं पार्लियामेंट, लेकिन इसको पूरा उलट के रख दिया, किंतु साथ ही एक नया सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों वाले भाग में संशोधन करने के लिए उतना ही सक्षम है जितना कि संविधान के किसी अन्य भाग का, परंतु संविधान संशोधन करके संसद संविधान की आधारभूत संरचना, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत लक्षण है, जो मेन एम है हमारे संविधान का, उसको ना तो छोटा कर सकती है, ना समाप्त कर सकती है, ना नष्ट कर सकती है, और ना तो उसमें संशोधन कर सकती है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। गोलकनाथ मामले के बाद किसी भी मूल अधिकार को ना तो छीना जा सकता था और ना ही नष्ट किया जा सकता था। समझ रहे? तो ये था पूरा मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां फिर 180 डिग्री चेंज लिया था। इसने संविधान से, पार्लियामेंट से पावर वो कर ली कि संविधान में संशोधन करो मूल अधिकारों में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का नहीं चेंज होना चाहिए, और ना मूल अधिकारों को तुम खत्म कर सकते हो, ना उसमें परिवर्तन कर सकते हो, और भी बहुत कुछ था, है ना। और ये भी कहा कि ऐसा करने से अगर आर्टिकल 368 के तहत कोई भी संशोधन करते हो और उसमें, मतलब आर्टिकल 368 का हवाला देके कोई भी संशोधन अगर किया जाता है तो, और उसमें अगर मूल अधिकार हमारा या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसमें क्या होगा कि आर्टिकल 13 तुरंत प्रभावी हो जाएगा। आर्टिकल 13 तुरंत प्रभावी हो जाएगा। और आर्टिकल 13 है क्या? आर्टिकल 13 यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ संविधान। सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का कस्टोडियन है, मतलब वो सबसे ऊपर रहेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई ऐसा कानून बनता है कि जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वाइड कर सकता है। ठीक है, ये था। अब इसके जो केशवानंद भारती केशवानंद भारती जी का जो केस था, वो न्यायाधीश जस्टिस सीकरी जी थे, इसकी हेड कर रहे थे। जो न्यायपीठ बनी थी 13 जजों की, उसके हेड थे जस्टिस सीकरी। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि गोलकनाथ भारती का जो केस था, गोलकनाथ भारती वर्सेस पंजाब राज्य, इसके जस्टिस कौन थे? एम हिदायतुल्ला जी इसके जस्टिस थे। जस्टिस एम हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो इसमें से पुट अप हो सकते थे। इसके बारे में फुल इलोबरेट कर दिया है। अब इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन पुट अप होगा और हम उसको बीट करेंगे। ये केस डिस्कस करने जरूरी थे, क्योंकि इन केसों से आए दिन कोई ना कोई क्वेश्चन पुट अप हो जाता है एग्जाम में। आशा करता हूं आपको इसमें कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।